हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं जियो टैगिंग और जनगणना, दोनों को ही यहाँ पर इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। तो जियो टैगिंग का मतलब है कि इस जनगणना में लोगों के घरों की भी गिनती होगी, ताकि कितने परिवार कहाँ पर कितने लोग रहते हैं ये और सटीक तरीके से पता किया जा सके। तो पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी किया गया था, लेकिन तब डिजिटल नहीं थी चीज़ें। डिजिटल माध्यम से जियो टैगिंग करके और भी यहाँ पर सूचनाएं जारी की जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर ये भी होगा कि कल को अगर जियो टैगिंग हो जाती है तो आप मस्त आराम से मैप में जो है अपने घर की लोकेशन देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सारी जानकारी दिखाई जाएगी। तो क्या लिखा है, जनगणना का नया दौर शुरू हो रहा है। मोबाइल ऐप से जो है इमारतों की जियो टैगिंग की जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें कैसे रहने वाली है, साथ में जनगणना के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो भारत की 16वीं जनगणना है 2027, 6 वर्ष के विलंब के बाद जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था 2021 में, लेकिन हुई नहीं। अब 2027 में होने वाली है। पहली बार डिजिटल हो रहा है। नागरिकों को स्वगणना मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वो खुद भी गणना कर पाएंगे, ये विकल्प दिया जा रहा है। 1931 के बाद पहली बार जातिवार गणना भी यहाँ पर होने वाली है। सभी इमारतों की जियो टैगिंग भी होगी। एक प्रश्न मेरा ये है आपसे कि जो हमने यहाँ पे लिखा है कि 16वीं जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है। और स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि जनगणना जब पहली बार हुई तब हम स्वतंत्र नहीं थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। तो आपको कमेंट में बताना कि पहली जनगणना कब हुई थी और पहली स्वतंत्र जनगणना, स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी। ये सारा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो स्पेशल ऑफर चल रहा है हिंदी दिवस को, जो कि संस्कृति आईएएस आपके लिए लेकर के है। नॉर्मली हम आपको 50 से 70% का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बैचेस के प्राइसेस वगैरह देखें अगर, तो प्री प्लस मेंस ऑनलाइन लाइव यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के ही बैचेस यहाँ पर हैं। पहला हमारा इंटीग्रेटेड है प्रीलिम्स प्लस मेंस का, इसकी फीस आपको 27,000 में जो है मिल जाएगा। यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट प्री प्लस मेंस और जीएस और सीसेट सब कुछ यहाँ पर है 22,500 में। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही आपको ज्वाइन करना है तो प्रीलिम्स का बैच भी अवेलेबल है 13,500 रुपये में। नंबर है 9555124124। जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हो, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithias.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। हम बात कर रहे हैं जियो टैगिंग की। पहले बात कर ही लेते हैं इसके बारे में कि जियो टैगिंग क्या होता है। किसी स्थान भवन के अक्षांश और देशांतर, आई होप पता होगा अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश ये होते हैं, देशांतर ये होते हैं। देशांतर का मतलब होता है विषुवत रेखा से समानांतर दूरी पर जो भी ऊपर जाते रहते हैं, ऊपर या नीचे, ठीक है। और अक्षांश होता है कि लंबवत जो है कट करते हैं और पूरे जो है पृथ्वी पर एक ग्रिड बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। जो है इसको जो है जीपीएस के माध्यम से दर्ज करेंगे। जीआईएस तो पृथ्वी की सतह पर स्थानिक डेटा एकत्र और प्रदर्शित करने की प्रणाली है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जहाँ पर भी जो है दोनों लाइंस कट करते हैं उसी के आधार पर जो है जगह का अक्षांश और देशांतर हम तय करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई प्रत्येक भवन को एक मतलब एक अद्वितीय पहचान मिले कि फला फला जगह, मतलब इसके बाद आप पता कर पाएंगे कि मेरा जो घर है वो कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में जनगणना की पृष्ठभूमि के बारे में। पहली जनगणना हुई थी 1972 में, अपूर्ण थी। ये हुई है ब्रिटिशर्स के समय पे। फिर उसके बाद हुई 1881 में, ये पूरी तरीके से की गई थी, ये भी ब्रिटिशर्स के समय पे। 2027 के बारे में बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद 8वीं और टोटल हम बात करते हैं तो यह 16वीं है। इसका मतलब है स्वतंत्रता के पहले हम 8 बार पहले भी जनगणना कर चुके थे। मकान 2011 में जो है मकान 330.84 मिलियन थे जब उस समय गणना की गई थी। आबादी के बारे में बात करते थे 306, आबाद 306.16 मिलियन, खाली 24.67 मिलियन जो घर कह सकते हैं या इलाके थे। ग्रामीण घर कितने थे 220.70 और शहरी 110.14 मिलियन। जनसंख्या उस समय टोटल कितनी थी 1.21 अरब। ओके, अब जियो टैगिंग की प्रक्रिया क्या है, कैसे करेंगे जियो टैगिंग। आगे क्या कोई मैप चिपका देंगे या अपने हिसाब से करते रहेंगे। तो पहला चरण यहाँ पर होता है अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच भवनों की जो है सूची और जियो टैगिंग होगी। दूसरा चरण जब होगा तो 2027 में व्यक्तियों का विवरण लिया जाएगा। प्रक्रिया क्या है, जो है गणनाकर्ता स्मार्टफोन और मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। जीपीएस से लोकेशन ट्रैक हो पाएगी या कैप्चर हो पाएगी। भवनों का वर्गीकरण, आवासीय कौन से हैं,
मतलब कितने, ऐसा तो है नहीं कि सारे जितने भी हमें मकान वगैरह दिखाई देंगे सब पे ही लोग रह रहे हैं, नहीं। तो आवासीय मतलब जितने में लोग रह रहे हैं, गैर आवासीय जहाँ पर नहीं रह रहे या कोई और काम हो रहा है, हो सकता है कोई कॉर्पोरेट वाला सेक्टर हो, बिल्डिंग्स हो, ऑफिस बने हो या बैंक खुला हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम गैर आवासीय में काउंट करेंगे। आंशिक आवासीय, कुछ कुछ रहते हैं, कुछ कुछ नहीं रहते, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं। भूमि चिन्ह, ये सारा जो है यहाँ पर किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जियो टैगिंग से लाभ क्या होगा। तो पहली बात तो सटीकता है, सही जानकारी होगी, डुप्लीकेट एंट्री वगैरह जो है वो बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कार्यभार का प्रबंधन, जब जितने भी गणना करता है उनको घरों की संख्या, घरों की लोकेशन सब पता होगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो क्या करेगा, कार्यभार के प्रबंधन को थोड़ा सा जो है मैनेज करेगा और बेहतर बनाएगा। पारदर्शिता के बारे में बात करते हैं तो रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन संभव है। कल को अगर कोई व्यक्ति चेक करना चाहे तो ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकता है। नीति उपयोग तो शहरी योजना, PMAY और जल जीवन मिशन आदि में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि सारे घरों की सबकी जानकारी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आपको मिल पाएगी। इतिहास से तुलना अगर हम करें तो हाथ से बने नक्शे की जगह डिजिटल GIS डेटा यहाँ पर होगा, जो कि बहुत बेहतरीन है। अभी भी अगर आप गूगल मैप्स पर देखें तो अपनी लोकेशन, घर का साइज वगैरह अब तो दिख जाता है। आप देखिए कभी रैपिडो वगैरह जो भी मतलब इस प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं, आप जिस पॉइंट पर ड्रॉप या जो है पिकअप पॉइंट डालते हैं, वहाँ के आसपास की चीज़ें जो है 3D के माध्यम से आप देख सकते हो। तो ये सब जो है मैपिंग का ही कमाल होता है। अब चुनौतियाँ क्या आएंगी, तो पहली बात तो ये कि तकनीकी, ग्रामीण और घने शहरी क्षेत्रों में GPS व इंटरनेट की समस्या हो सकती है। दूसरा है मानव संसाधन, लाखों गणनाकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण देना पड़ेगा, फिर वो काम करेंगे। गोपनीयता, तो लोकेशन जो है डेटा से निजता व निगरानी संबंधी आशंकाएं यहाँ पर आ सकती हैं। साइबर सुरक्षा, डेटा लीक व हैकिंग का खतरा है। इसके अलावा विश्वसनीयता, तो गलत प्रविष्टि या लापरवाही से डेटा की त्रुटि हो सकती है और इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। ये समस्या यहाँ पर, जैसे OMR सीट में आपने पहला क्वेश्चन का आंसर जो है गलत लिखा, OMR सीट भरने के बाद पता चला कि आपके पास एक एक्स्ट्रा आंसर है जिसको आपने वहाँ पर नहीं भरा, तो पूरी सीट जो है गलत हो गई, इसका तो सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर बाई मिस्टेक कुछ ऐसा होता है तो इसमें जो त्रुटि होगी वो बहुत बड़ी होने वाली है। अब नीतिगत महत्व यहाँ पर यह है कि शहरी व आवासीय घनत्व का सही आकलन हमें पता चलेगा। राहत व पुनर्वास कार्यों में भी सहयोग मिलेगा, इससे सहायता मिलेगी। संसाधन का वितरण अगर करना है सरकार को तो उसमें भी जो है यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब विधिक पहलुओं के बारे में अगर हम बात करें तो जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम 1948 करता है। अधिनियम के अनुसार जनगणना के डेटा गोपनीय होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न अगर पूछें तो लोकेशन डेटा कितना सार्वजनिक किया जा सकता है, ये अपने आप पे जो है लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि कितना सार्वजनिक होगा, कितने लोगों को एक्सेस मिलेगा, कितनी जानकारी वहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब वैश्विक परिदृश्य से अगर देखें तो USA, UK और ऑस्ट्रेलिया में GIS आधारित जनगणना सर्वे पहले से ही चल रहा है, जो अभी हम लेकर के आ रहे हैं। फिलीपींस व इंडोनेशिया में शहरी योजना में जियो टैगिंग सफल प्रयोग रहा है, तो हम यहाँ से सीख रहे हैं। भारत में ये राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रयोग पहली बार किया जा रहा है, देखते हैं कितना सफल होता है। संभावित आलोचनाएं भी हैं, प्रक्रिया की गति बहुत धीमी हो सकती है या धीमी होगी, ये यहाँ पर जो है संशय है लोगों को। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी उपयोग चुनौतीपूर्ण है, नेट ही नहीं चल रहा, कनेक्टिविटी है नहीं, सब कुछ आपको इंटरनेट के माध्यम से देखना है, कैसे हो पाएगा, वहाँ पर कैसे जाकर के वो काम करेंगे। कोई दूर दराज का इलाका है, पता चले जा रहे हैं और वहाँ पर जो है लोकेशन वगैरह सब मेंशन करना हो ही नहीं पा रहा, नेट नहीं चल रहा है, ये समस्या हो सकती है। नागरिकों को अपनी गतिविधियाँ ट्रैक होने का डर हो सकता है। सब कुछ दिख रहा है ऑनलाइन जियो टैगिंग के माध्यम से, लोकेशन में कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब, तो ये सब कुछ दिखेगा, ये समस्या हो सकती है। कल को किसी को ढूंढना हो कि भाई फला फला व्यक्ति कहाँ पर रहता है, या पता चल जाए थोड़ा, तो सब कुछ आप ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हो, ये समस्या यहाँ पर हो जाएगी। यही थोड़ा सा निजता वाला मामला है। अब एक प्रश्न हमारा है, भारत की 16वीं जनगणना, 16वीं मतलब समझ रहे हैं ना, अगर पूरी काउंट करें तो वैसे हमारी 8वीं स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना यहाँ पर होने वाली है। इसकी विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। यह केवल कागज पर आधारित जनगणना होने वाली है। दूसरा है, पहली बार डिजिटल व स्वगणना, मतलब जो है हम खुद भी अपने आप की गणना कर सकते हैं, इस प्रकार का विकल्प दिया जाएगा। इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्रों की गिनती होगी। और चौथा है, यह 5 वर्षीय जनगणना होगी कि 5 साल तक ये जनगणना करेंगे या 5 साल में जनगणना करेंगे, ठीक है।
तो सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।